वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने टेबल ऑफ ऑफरिंग का टॉपिक डिटेल में स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सर्विस पोर्टफोलियो के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द सर्विस पोर्टफोलियो। सो द सर्विस पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट द कमिटमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट made by a service provider across all the customers and the market spaces। ठीक है, तो जो सर्विस पोर्टफोलियो ये कमिटमेंट है सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है, टू ऑल द कस्टमर एंड मार्केट स्पेस में। सो दैट इज़ अ सिंपली अ सर्विस पोर्टफोलियो जो कि कमिटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट है जो कि सर्विस प्रोवाइडर करेगा फॉर द ऑल द कस्टमर्स इन द market। So it represents the contractual commitments initiated by continual service improvement। ठीक है, तो ये जो कमिटमेंट रहेगा ये कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट रहेगा दैट कैन बी इनिशिएटेड फॉर द सर्विस इम्प्रूवमेंट। So there are three phases in the portfolio। So the first phase is the service catalog, second phase is service pipeline and third one is the retired services। ठीक है, तो सर्विस पोर्टफोलियो को तीन कैटेगरीज में या थ्री फेजेस में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, जिसका हम वन बाय वन डिटेल स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट फेज इज द सर्विस कैटलॉग। सो द सर्विस कैटलॉग इज द सबसेट ऑफ सर्विस पोर्टफोलियो विजिबल टू कस्टमर। ठीक है, सपोज एक कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है तो अलग अलग टाइप्स के जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो उसका एक कैटेगरी होगा। सो दैट विल फॉर्म द वन सर्विस पोर्टफोलियो। ठीक है, फिर सेकंड जो कैटेगरी होगा उसके अंडर और कुछ सर्विसेज है। ठीक है, तो ये सेकंड वहाँ पे सर्विस कैटलॉग हो गया। ठीक है, लाइक दैट। सो दैट इज़ अ सिंपली अ सर्विस कैटलॉग। सो इट कंसिस्ट ऑफ सर्विसेज प्रेजेंटली एक्टिव इन द सर्विस ऑपरेशन फेज एंड दोज अप्रूव टू बी रेडीली ऑफरिंग टू द कस्टमर। ठीक है, तो इसमें जो सर्विसेज है वो प्रेजेंटली एक्टिव है, मीन्स ऑन सर्विसेज है। ठीक है, जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है जो ऑपरेटिंग फेज में। ठीक है, एंड दीज आर अप्रूव टू बी रेडीली ऑफर्ड टू द कस्टमर। सो इट इंक्लूड्स द कस्टमर फेसिंग व्यू ऑफ IT सर्विसेज एंड हाउ दे आर यूज, प्रोसेस, व्हाट क्वालिटी ऑफ सर्विस टू द कस्टमर कैन एक्सपेक्ट विथ ईच सर्विस। ठीक है, तो इसमें जो सर्विसेज कस्टमर यूज़ करेंगे, ठीक है, प्रोसेस होगा, देन उसका जो क्वालिटी है सर्विस का, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। सेकंड जो फेज़ है वो सर्विस पाइपलाइन फेज़ है सर्विस पोर्टफोलियो का। So the service pipeline consists of services under consideration और डेवलपमेंट बट नॉट अवेलेबल टू द कस्टमर। ठीक है, तो सर्विस पाइपलाइन में जो भी सर्विसेज होंगी वो अंडर कंसिडरेशन होंगी और डेवलपमेंट फेज में होगा। ठीक है, मीन्स आने वाले कुछ दिनों में वो सर्विस कंपनी यहाँ पे कस्टमर्स को यूज़ करने के लिए प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, बट दे आर अंडर कंसिडरेशन एंड अंडर डेवलप condition। okay, so these are the services for the services pipeline। so these services are to be phased into the operation by the service transition after completion of design, development and testing। ठीक है, तो जैसे ही ये सर्विसेज का जो डिज़ाइन कंप्लीट होगा या डेवलपमेंट कंप्लीट होगा एंड उसके बाद वो टेस्ट होंगे। ठीक है, एंड टेस्टिंग में अगर वो सर्विसेज पास होती है तो वो सर्विसेज कस्टमर को या यूज़र को यूज़ करने के लिए कंपनी प्रोवाइड करेंगी। सो द पाइपलाइन रिप्रेजेंट द सर्विस प्रोवाइडर ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजिक आउटलुक फॉर द फ्यूचर। थर्ड फेज इज द रिटायर्ड सर्विसेज। सम सर्विसेज इन कैटलॉग आर फेज आउट टू बी रिटायर। सो फेजिंग आउट ऑफ द सर्विसेज इज द पार्ट ऑफ सर्विस ट्रांजिशन। सो डिसीजन इज मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग द सर्विस रिव्यू और व्हेन टू मूव द सर्विस फ्रॉम द कैटलॉग टू बी रिटायर। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर सर्विस कंपनी रन कर रही है, ठीक है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ न्यू सर्विसेज इंक्लूड किए
तो जो प्रीवियस सर्विसेज है वो कंपनी उसको रिटायर कर सकती है सर्विस कैटलॉग से, ठीक है। सो दैट इज़ द सर्विस रिटायर्ड फेज for the service portfolio. So these are the three main phases of the service portfolio, which are service catalog, service pipeline and the retire services. The next topic of syllabus is the develop strategic assets. So strategic assets in the portfolio strategy that include the setting the target allocation for the various asset classes and rebalancing periodically, ठीक है। तो जो स्ट्रैटेजीज असेट्स होंगे पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी के लिए, ठीक है, तो उसमें टारगेट एलोकेशन होगा फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फॉर अ पर्टिकुलर asset क्लास एंड ऑल्सो रीबैलेंसिंग इट इज़ पीरियडिकली, ठीक है। तो यहाँ पे पहले टारगेट असाइन होगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या पर्टिकुलर सर्विस का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे डेवलप करना होगा, ठीक है। तो अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग टारगेट अलोकेशन एंड अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ होंगी एंड पीरियडिकली उस सर्विस को चेक करके उसे रीबैलेंस करना मस्ट है। सो दैट सर्विस प्ले द रोल ऑफ अ बेल्ट दैट एंगेजेस द सर्विस असेट्स विद द कस्टमर असेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्विसेज है वो एक मेन रोल प्ले करती है बिटवीन द कस्टमर एंड द सर्विस असेट्स। सर्विस एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्विस एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, ठीक है, सो दे कैन डिफाइन द रूल्स फॉर द एंगेजमेंट बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर। So unless properly define the cost of service asset spent in support of the customer asset may be difficult to account for and recover. So this leads to a situation where there are adequate creation of value for the customer but inadequate value capture for the provider, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉस्टिंग है रिगार्डिंग द सर्विस asset, ठीक है, सो दैट इज स्पेंड इन सपोर्ट ऑफ कस्टमर, सो दैट विल बी अ प्रॉपरली डिफाइंड, ठीक है। तो कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही कस्टमर को, सो उसके रिगार्डिंग जो कॉस्टिंग वो यहाँ पे कस्टमर से ले रही है, ठीक है। सो ये प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। एंड बिकॉज दिस विल लीड्स द सिचुएशन like the creation of value for the customer that will be a inadequate value capture from the provider. So value capture is an important notation for all types of service provider, internal and external, ठीक है। तो जो वैल्यू वो एक्वायर कर रहे हैं या जो कॉस्ट वो एक्वायर कर रहे हैं फ्रॉम द कस्टमर, दैट विल बी अ प्रॉपर बाय द सर्विस प्रोवाइडर, दैट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। The good business sense discourages the stakeholder for making the major investment in any organizational capability unless it demonstrates the value capture. So internal providers are encouraged to adopt this strategic perspective to continue as a variable concern within a business. So cost recovery is necessary but not sufficient. Profits or surplus allow continue investment in service asset that have a direct impact on capabilities. So in simplest term, customer buy service as a part of plan for achieving a certain business outcome. So for example, use of wireless messaging service allows the customer sales staff to connect the securely to the Salesforce automation system and completely critical task in the sales cycle. तो यहाँ पे सर्विस असेट्स आर एंगेज इन डिफरेंट कस्टमर आउटकम्स का यहाँ पे लाइफ साइकिल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कस्टमर असेट्स, सर्विस असेट्स, ओके, एंड द परफॉर्मेंस और डिलीवरी ऑफ बिजनेस आउटकम का रिलेशनशिप दिया है, ठीक है। सो दैट इज़ अ सिंपली अ क्लॉकवाइज साइकिल. So that is service belt. Service belt is the mediator between the service assets and the customer asset जो हमने स्टडी किया था, ठीक है. Then next is the service management as a closed loop control system, ठीक है. How we can manage the services as a
क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, तो वो हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है. सो द पोटेंशियल ऑफ सर्विस इज डिराइव फ्रॉम द सर्विस एसेट एंड द सर्विस पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू द परफॉर्मेंस पोटेंशियल ऑफ द कस्टमर असेट. ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है सर्विस का वो डिराइव किया है सर्विस असेट से. ठीक है, एंड द सर्विस पोटेंशियल इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द परफॉर्मेंस पोटेंशियल ऑफ द कस्टमर असेट. So increasing the performance potential frequently stimulates additional demands for the service in terms of scale and scope. So these demand translate the greater use of service assets and justification of their ongoing maintenance and upgrades. So unused capacity is reduced, cost incurred in fulfilling the demands are recovered फ्रॉम द कस्टमर बेस ऑन द एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन. ठीक है, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है सर्विसेज का, ओके, वो जो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स फॉर द सर्विस इन टर्म्स ऑफ स्केल एंड स्कोप. तो स्केल एंड स्कोप के रिगार्डिंग जो परफॉर्मेंस होगा सर्विसेज का, दैट हैज़ द सिंपल एडिशनल डिमांड. So this demand translate into the greater use of service asset for justification, ongoing maintenance and upgrades. So there are some service management for the closed loop control system with the following functions. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ functions दिए गए सर्विस मैनेजमेंट के क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए. सो फर्स्ट फंक्शन इज डेवलप एंड मेंटेन द सर्विस एसेट. जो सर्विस एसेट्स है उनको डेवलप एंड मेंटेन करने का फर्स्ट फंक्शन है इस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का. ऑल्सो अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस पोटेंशियल ऑफ द कस्टमर एसेट. जो कस्टमर एसेट्स होंगे उसका जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो उसको मॉनिटर करने का काम यहाँ पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम करेगा. मैप सर्विसेज एसेट्स टू द कस्टमर एसेट्स थ्रू द सर्विस डिज़ाइन, डेवलप, ऑपरेट सुटेबल सर्विसेज. ठीक है, तो ये सब कंट्रोलिंग का जो पर्पज़ है वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम करेगा. यहाँ पे रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कस्टमर. जो कस्टमर साइज पे जो रिस्क होगा दैट इज रिड्यूस बाय दिस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. ऑल्सो द कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज. ठीक है, जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए जो कॉस्ट वो चार्ज कर रही है, सो दैट कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग दिस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. Next is the service management as a strategic asset. Strategic assets are the dynamic in nature. तो जो strategic assets है वो dynamic है, मीन्स वो क्या है, हर पीरियड में वहाँ पे changes होगा dynamically. They are expected to continue to perform well under changing the business condition and the objectives of their organization. ठीक है, तो जो dynamic nature है strategic assets का वो business conditions पे, ठीक है, करंट एंड फ्यूचर एंड ऑल्सो ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन पे उस पर मेनली डिपेंड रहेगा. दैट रिक्वायर द स्ट्रेटेजिक असेट्स टू हैव द लर्निंग कैपेबिलिटीज. सो परफॉर्मेंस इज इमीडिएट फ्यूचर शुड बेनिफिट फ्रॉम द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम द पास्ट. तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो नॉलेज है एंड जो एक्सपीरियंस है उनके पास्ट परफॉर्मेंस से, ठीक है, तो उससे जो इमीडिएट इफेक्ट जो रहेगा बिजनेस पे फ्यूचर में, दैट कैन बी अ प्रिडिक्टेड. सो दिस रिक्वायर द सर्विस मैनेजमेंट टू ऑपरेट द क्लोज लूप सिस्टम एंड सिस्टमेटिकली क्रिएट्स द वैल्यू फॉर द कस्टमर एंड कैप्चर द वैल्यू फॉर द सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, तो इस तरह से सर्विस मैनेजमेंट एक क्लोज लूप की तरह यहाँ पे वर्क कर सकता है सिस्टमेटिकली. एंड जो कस्टमर्स एंड जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, तो इन दोनों को के जो रिलेशनशिप है दैट कैन बी अ बेटर वन बाय यूजिंग दिस सर्विस मैनेजमेंट एज अ क्लोज लूप. नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रिपेयर फॉर एग्जीक्यूशन. सो इन दैट फर्स्ट विल सी द स्ट्रेटेजिक असाइनमेंट और assessment. So in crafting a service strategy, a provider should first take a careful look at what does it already. ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस स्ट्रेटजी बिल्डअप करने से पहले एक केयरफुल लुक होना चाहिए एट व्हाट इट डज ऑलरेडी. ठीक है,
so it likely that there is already exists a core of differentiation. So here are some questions are given according to the service provider distinctive capabilities. First question is, which of our services or service varieties are most distinctive? Second, which of our services or services variety are most profitable? Which of our customer and stakeholder are most satisfied? Which customer channel or purchase occasions are most profitable? ठीक है, so these are the some question regarding the this service assessments. Next is the setting objective. To craft its objective, an organization must understand what customers desire to achieve and determine how the best to satisfy the important outcomes currently undeserved. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए यहाँ पे कस्टमर के जो नीड्स है, ओके, एंड हाउ दे कैन बी सेटिस्फाइड बाय द सर्विस, so that should be known to the organization to set a accurate objective. So here there are four common categories of information frequently gathered and presented as a objective. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के लिए जो मेन इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो कैटेगराइज किया है यहाँ पे. फर्स्ट solution, second specification, third need of customer, fourth what are the benefits to the customer. So these are the four common categories. Next topic is defining the critical success factor. So critical success factors are also referred in business literature as a strategic industry factor SIF and having the following general characteristic. ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो है बिजनेस लिटरेचर में यहाँ पे डिफाइन किया गया है. ठीक है, तो उसके कुछ मेन या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है. सो दे आर डिफाइन इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज. ठीक है, तो जो रिसोर्सेज यूज़ होंगे बिजनेस में, ठीक है, या जो कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है, सो उसके रिगार्डिंग ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा. ठीक है, सेकंड, they are proven to be a key determinants of success by the industry lenders. Third one, they are defined by the market space available, not particular to any one firm. They are on the basis of competition among the rivals. ठीक है, तो बिजनेस में अलग अलग कंपनीज का जो बिजनेस प्रोडक्ट है वो सेम हो सकता है. सो देर आर नंबर ऑफ राइवल्स कंपनीज इन द मार्केट. सो देर इज़ अ competition between the same business companies. Okay, so they change over time, so they are dynamic, not a static. So they are usually request a significant investment and time to develop. ठीक है, तो जो चेंज है कंपनीज में वो डायनामिक है. ठीक है, नॉट अ स्टैटिक्स. सो दे रिक्वायर द इन्वेस्टमेंट एंड द टाइम टू डेवलप देयर प्रोडक्ट और द बिजनेस. So this value is extracted by the combination of other factors like market space, service portfolio जिसका हमने डिटेल स्टडी किया है, then customer portfolio, critical success factors. ठीक है, तो ये critical success factors में ये चार मेन फैक्टर्स है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज अलाइनमेंट विद द कस्टमर नीड्स. So understanding the mutual relationship between customer and the market space. So market space are contain one or more customer. The market space of type second providers are internal to the enterprise but distributed across the constituent business units and corporate function. ठीक है, तो यहाँ पे एक अलाइनमेंट होना चाहिए सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर के जो नीड्स है. ठीक है, टू एक्वायर द मार्केट स्पेस फॉर द बिजनेस. So it contains one or more customer. So the type space for the type 3 providers are typically distributed across the more than one enterprise customer. Third one, that market space of type 1 service provider are internal to the organization unit within which they are embedded.
Next topic is the expansion and growth. So the growth and expansion of the business is less risky when anchored by the core capabilities and demonstrated performance. So growth is market space that is achieved by the increase in demand, providing the complementary services, extension to the existing कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. तो जो ग्रोथ एंड एक्सपांशन है बिजनेस का, इट इज़ लेस रिस्की व्हेन इट इज़ हैव अ कोर कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. ठीक है. अगर बिजनेस का परफॉर्मेंस एंड जो कैपेबिलिटीज़ है दे आर डिफाइंड, देन इन दैट केस जो ग्रोथ रहेगा एंड एक्सपांशन होगा बिजनेस का, दैट कैन बी अ लेस रिस्की मीन्स उसमें कोई रिस्क नहीं है. एंड ग्रोथ इज़ अ मार्केट स्पेस दैट इज़ अचीव बाय इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, या जो सर्विसेज या प्रोडक्ट कंपनी वहाँ पे फॉर्म कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, अगर उसका मार्केट में डिमांड है. ठीक है. सो देर आर नंबर ऑफ कस्टमर हु डिमांड्स दैट प्रोडक्ट, सो दैट विल इंक्रीज. सेकंड, प्रोवाइडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज. ठीक है. मीन्स जैसे एक सर्विस के साथ अगर दूसरा सर्विस कॉम्प्लीमेंट्री अगर कोई कंपनी वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है. ठीक है. then existence or extension to the existing contracts. ठीक है. so these are the things related to the expansion and growth of the business. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रिस्क जो टॉपिक है रिलेटेड टू द बिजनेस, ठीक है, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.